सभी का स्वागत है आज के नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक रहने वाला है परमाणु यानी कि एटम। जो परमाणु या एटम होता है इससे आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ये परमाणु चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है, यानी कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों का ये चैप्टर माना जाता है। तो दोनों जगह से आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसी क्वेश्चन को हम क्लियर करने के लिए इस वीडियो में आपको बने रहना है बस अंत तक। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु होता है यानी कि एटम होता है, ये होता क्या है। तो जितनी भी प्रत्येक वस्तुएं होती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे ब्रह्मांड में या फिर धरती पर जितनी वस्तुएं होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो मिलकर बनी होती है परमाणुओं से। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है परमाणु से मिलकर। इसके बाद मैंने सेकंड नोट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, फर्स्ट पॉइंट है आपका, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये नाभिक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो चित्र मैंने बना रखा है, ये चित्र है किसका, तो ये चित्र है परमाणुओं का। किसका चित्र, ये परमाणु का। और जो प्रत्येक परमाणु होता है उसके जो सेंटर में होता है, बीचों बीच में होता है, वो क्या होता है, नाभिक। इसको हम नाभिक बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। तो जो नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, अब जैसे कि ये नाभिक है, ये आपका सेंटर वाला क्या है, नाभिक। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पी का मतलब होता है प्रोटॉन और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आगे लिखा है जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो बने किससे होंगे, क्वार्क से। और यहाँ पर जो परमाणु है, नाभिक पाया कहाँ जाएगा, परमाणु के बीच सेंटर में, और उसमें होंगे क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये किससे मिलकर बने होंगे, तो ये मिलकर बने होंगे क्वार्क से। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं आपकी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो हमारे नाभिक में पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस परिवार से संबंधित होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो ये किस परिवार से होते हैं, तो उसका नाम होता है बेरियंस। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बेरियंस परिवार से हैं। ये आपको अपने माइंड में सेट ही कर लेना है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन लेप्टोन परिवार से होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस परिवार से होते हैं, लेप्टोन से। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे परमाणु का चित्र बनाया, जो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ये चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही आपका, ये चक्कर लगा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, ये आपसे पूछा भी जाता है। तो ये पाए जाते हैं परमाणु के कक्षा में, यानी कि जो परमाणु की कक्षा होती है जिसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं, वही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस परिवार से संबंधित होते हैं, तो उसका नाम होता है लेप्टोन। ये आप इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये एग्जाम में सीधा आपसे पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कौन सा आवेश होता है, तो कौन सा आवेश रहेगा, तो उसका नाम है आपका ऋणावेश, यानी कि निगेटिव। इस पे क्या होता है, चार्ज पाया जाता है। और इसका मान भी आपसे पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान क्या होता है। तो ये मैंने मान लिख रखा है, आप याद रखेंगे। जैसे कि माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्या होता है, ऋणावेश। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻19 या फिर -19 कूलम्ब भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का मान। और इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ऋणावेश। पाए कहाँ जाएंगे, ये परमाणु की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, वहां पर ये क्या होते हैं, उपस्थित। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोटॉन, जो पाया कहाँ जा रहा है, आपका नाभिक के अंदर। जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर क्या होता है, आपका धनावेश, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। इन पे आवेश कौन सा होता है, चार्ज कौन सा होता है, धनावेश, यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा किस पर, प्रोटॉन पर। और प्रोटॉन पाए कहां जाते हैं, नाभिक के अंदर। और इसका भी आपसे ये पूछा जाता है, जो इसका एक प्रकार से मान होता है, कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो ये होता है इसका मान, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन की। तो जैसे आप देख सकते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन। यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार से न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब होता है इन पर ना तो ऋणावेश चार्ज होता है ना इन पर धनावेश चार्ज होता है। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं इन पर कोई चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज होता है, इन पर जीरो चार्ज। तो आपका जो उदासीन होता है वो होता कौन है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कहां पाए जाएंगे, तो न्यूट्रॉन भी कहां पाए जाएंगे, जो परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पाए कहां जाएंगे, परमाणु के नाभिक के अंदर। इन पर आवेश कौन सा होगा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसका नाम होगा आपका उदासीन। अब इसके अलावा जो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और क्या देखा, आपका न्यूट्रॉन, इसके अलावा क्या देखा, परमाणु।
तो इनकी आपसे पूछ जाती है खोज कि इनकी खोज किसने की थी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको नोट करेंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होती है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा है ई की खोज, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वहां पे आपको क्लियर करना है जे थॉमसन। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पाया कहां, जो परमाणु होता है उसके चारों ओर कक्षा में क्या लगा रहा होगा, चक्कर, उसकी खोज किसने की, तो उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और ये पाया कहां जाता है, तो ये पाया जाता है नाभिक के अंदर, जो परमाणु का नाभिक होता है। तो आपसे प्रोटॉन की खोज भी पूछी जाती है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था गोल्डस्टीन, इनका पूरा नाम था ई गोल्डस्टीन। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रोटॉन है उसका जो नामकरण किया था, यानी कि जो मैं प्रोटॉन बोल रहा हूं ये नाम किसने दिया था, तो इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी पूछा जाता है, तो वो दिया था रदरफोर्ड ने। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, जो रदरफोर्ड थे इन्होंने क्या किया था, तो प्रोटॉन का नामकरण किया था, इन्होंने उसको नाम दिया था, लेकिन जो प्रोटॉन की खोज की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है आपका एन, और एन का मतलब क्या बताया था मैंने यहाँ पर, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी खोज किसने की थी, ये भी आपसे पूछी जाती है। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसकी खोज, न्यूट्रॉन की। पाया कहां जाएगा, जो परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नाभिक की, तो जो हमारा परमाणु के अंदर बीच सेंटर में होता है नाभिक, उसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि रदरफोर्ड। तो ये सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो नाभिक होता है उसकी खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे, रदरफोर्ड। इसके अलावा नेक्स्ट बात करता हूं परमाणु, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर ये परमाणु, उसकी खोज किसने की, किसने बताया कि जो प्रत्येक वस्तु होती है उनमें वो किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से। तो ये बताया था हमें। आप ये भी याद रखेंगे जो नाभिक होता है, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, जबकि जो परमाणु की खोज की थी वो किसने की थी, जॉन डोंटल ने। इसके अलावा 3 पॉइंट होते हैं आपके, एक होता है चालक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सुचालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। ये इतने महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता ही है, तो इनको बड़े ध्यान के साथ आपको देखना है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर चालक या फिर सुचालक, इसको बोला जाता है एक प्रकार से कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है यानी कि चालक या सुचालक होता है, ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, तो जिसमें धारा प्रवाहित हो, जिसमें क्या हो, धारा प्रवाहित, यानी कि जिसके अंदर जो करंट होता है वो फ्लो हो, यानी कि जिसमें करंट बह सके, उसी के वो बोलते हो आप चालक या फिर सुचालक। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अरबों खरबों में हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो यहां पर परमाणु होता है इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल निकल कर भागने लग जाते हैं बाहर, वही कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनती है हमारी, तो इनसे बनती है धारा, यानी कि बिजली, जो बिजली होती है वो भी इनकी वजह से ही बनती है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सुचालक या फिर चालक होता है वो होता क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित हो या फिर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अरबों खरबों में हो। ये आपसे पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आपसे सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं क्या, इनके उदाहरण। तो जो उदाहरण होते हैं वो नोट करेंगे आप, जितनी भी सभी मेटल होती है यानी कि सभी धातुएं, जो सभी धातु होती है वो होती क्या है यहाँ पर, सुचालक या फिर चालक, यानी कि इनमें धारा क्या हो सकती है आपकी, प्रभावित हो सकती है। अब जैसे धातु क्या होती है आपकी, आप सभी जानते हैं जो आयरन होता है यानी कि लोहा, वो भी क्या होती है, एक मेटल होती है। सोना, ये भी क्या होती है, धातु होती है। चांदी, ये भी क्या होती है आपकी, धातु होती है। मैग्नीज क्या होता है आपकी, धातु होती है। कॉपर यानी कि तांबा, ये भी क्या होती है, धातु। तो ये सभी आपकी क्या होती है, सभी धातुएं। तो ये होती है एक प्रकार से चालक या फिर सुचालक, यानी कि इनसे क्या हो सकती है, जो धारा हो सकती, धारा रहेगी हमारी, वो इनसे आसानी से प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट लिखा हुआ है उदाहरण के अंदर, मनुष्य का शरीर। तो जो मनुष्य का शरीर होता है, जैसे आपने देखा होगा, हम कहीं भी अगर जो एक प्रकार से तार होता है जिसके ऊपर कुछ भी कवर नहीं लगा होता और उसमें लाइट यानी कि आपकी धारा बह रही होती है, तो हम उसको छूते हैं तो वो करंट हमारे अंदर भी आ जाता है। तो हम भी किसके उदाहरण होंगे यहाँ पर, सुचालक के यानी कि चालक के। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रहेगा आपका सादा पानी, यानी कि जो सादा जल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध जल। जो सादा जल होता है जैसे हम घरों में यूज करते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का अशुद्ध जल होता है, यानी कि ये प्योर नहीं माना जाता। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो बरसात होती है
उससे जो पानी आता है वो एक प्रकार से आपका कौन सा माना जाता है, प्योर वाटर, यानी कि वो माना जाता है शुद्ध जल। लेकिन जो सादा पानी होता है हमारे घरों में, ये क्या होता है, एक प्रकार का अशुद्ध जल होता है। तो इसमें भी क्या हो सकती है, आपकी धारा प्रभावित हो जाती है। तो आपका यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि चालक या फिर सुचालक होते क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित हो या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो इसमें, अरबों खरबों में। तो इनके उदाहरण आपको याद रखने, सभी धातुएं, मनुष्य का शरीर, सादा जल, यानी कि इसे कहा जाता है एक प्रकार से अशुद्ध जल। इसके बाद आता है कुचालक। तो कुचालक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होता है ये क्या होता है, कुचालक। तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे आप, जिसमें धारा प्रभावित नहीं होती, जो धारा होती है, करंट होती है, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती, वो क्या होता है आपका कुचालक। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं और, कि जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य हो, यानी कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या शून्य हो, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं हो, ऐसा आपका क्या कहला सकता है, आपका कुचालक। या फिर जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, वो भी क्या होगा, आपका कुचालक। तो इनके उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो जो उदाहरण होता है इनका है क्या, आपका फर्स्ट होता है आपका सूखी लकड़ी। तो जो सूखी लकड़ी होती है, आप सब जानते हैं कि जब भी हम कहीं लाइट वगैरह काम करते हैं, लाइट लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सूखी लकड़ी को लेकर जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तार को दूसरे तार में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो सूखी लकड़ी होती है उसमें धारा प्रभावित नहीं होती है। तो वो किसका उदाहरण हो गया, आपका कुचालक का। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसमें रबड़। जो रबड़ होता है उसमें भी धारा प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा जो प्लास्टिक होती है उसमें भी धारा प्रभावित नहीं होती है, तो ये भी किसका उदाहरण होगा, कुचालक का। उसी प्रकार से जो हीरा होता है उसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये भी किसका उदाहरण होगा, कुचालक का, यानी कि इंसुलेटर का। इसके अलावा जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर, मैंने बताया था जो बरसात का पानी होता है, जो बरसात से हमें पानी प्राप्त होता है, ऊपर से जो आता रहता है, वो होता है एक प्रकार का शुद्ध जल। तो उसमें भी कोई धारा यानी कि करंट नहीं लगता, ये भी आपको याद रखना है। तो उदाहरण आप नोट कर लेंगे, क्योंकि उदाहरण ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्धचालक की। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है या फिर नहीं है, इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम हो, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से धारा बनती है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बहुत कम हो, उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या आपसे पूछ जाते हैं, एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। जो उदाहरण होता है इसका क्या है, फर्स्ट सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन होता है, जिसका यहाँ पे एक प्रकार से सिंबल को दर्शाते हैं हम ऐसा ऐसे। तो जो सिलिकॉन होता है ये किसका उदाहरण है, तो ये होता है अर्धचालक का, यानी कि सेमी कंडक्टर का। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है जर्मेनियम। तो जो जर्मेनियम होता है जिसको बोलते हैं हम जीई, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही किसके उदाहरण होते हैं, तो ये होते हैं अर्धचालक के। इसके अलावा नीचे में थोड़ा सा और लिखा है, वहां से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाभिक का आकार फर्मी मीटर में मापा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो नाभिक होता है, जैसे कि मैंने परमाणु बनाया था, उसके जस्ट सेंटर में क्या बनाया था, नाभिक। तो जो ये नाभिक होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस होता है, इसको हम मापते किसमें, इसका जो आकार मापते हैं वो मापते किसके अंदर है, तो वो मापते हैं हम फर्मी मीटर में। और आपको ये भी याद रखना है कि एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर। तो कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर, एक फर्मी मीटर बराबर। और ये होता है क्या है आपका, तो नाभिक का आकार इससे मेजर किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है परमाणु का आकार। जो ये परमाणु आप चित्र में देख रहे हैं, इसका आकार हम किस में मापते हैं, तो इसका मापते हम एंगस्ट्रॉम में। ये क्या होता है आपका एंगस्ट्रॉम। तो एक प्रकार से हम इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, ए के ऊपर थोड़ी सी एक बिंदी रख देते हैं, वही होता है आपका एंगस्ट्रॉम। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है आपका, उससे हम क्या मेजर करते हैं, क्या मापते हैं, तो उससे मापते हैं हम परमाणु का आकार। और ये आपसे पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। तो नाभिक का आकार मापेंगे हम फर्मी मीटर में, और एक फर्मी मीटर बराबर कितना होगा आपका 10 की घात -15 मीटर। और जो परमाणु का आकार होता है वो किस में मापेंगे हम, एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। तो ये काफी महत्वपूर्ण था आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।